युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और सांसद श्रीमान अनुराग ठाकुर जी, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री और युवा मोर्चा के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय शिवराज सिंह चौहान जी, हमारे संगठन मंत्री आदरणीय श्री रामलाल जी, मथुरा से लोकसभा में चुनी हुई बहन हेमा मालिनी जी, मंच पर बैठे हुए युवा मोर्चा और संगठन के प्रमुख नेतागण और युवा कार्यकर्ता मित्रों, इस धार्मिक और सांस्कृतिक केंद्र में जो जिला पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जन्मभूमि भी है, मैं भारतीय युवा मोर्चा का अभिनंदन करता हूं कि इतना विशाल युवा सम्मेलन उन्होंने यहां पे आयोजित किया। युवा मोर्चा के इस सम्मेलन का एक महत्व रहता है। हमारी पार्टी की ताकत और विचारधारा देश के युवाओं में और देश की जनता के बीच में लेकर जाना, ये प्रमुख भूमिका भारतीय जनता युवा मोर्चा की रहती है। भारतीय जनता युवा मोर्चा उस विचारधारा का प्रतिनिधि है जो आजादी के बाद से इस देश की सांस्कृतिक पहचान, इस देश की राष्ट्रीयता और राष्ट्रवाद का प्रतीक रही है। अगर हम इस देश के वैचारिक आंदोलन पिछले 100 वर्ष के देखें तो एक विचारधारा हमेशा रही जो इस देश की मिट्टी के साथ जुड़ी हुई थी, इस देश के इतिहास, इस देश की सभ्यता के साथ। महर्षि अरविंद, स्वामी विवेकानंद, उसके बाद कांग्रेस पार्टी में कई नेता उस प्रकार के थे, पंडित मदन मोहन मालवीय, सरदार पटेल, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, अलग अलग संगठनों में अलग अलग समय पर भी रहे, लेकिन एक विचार था जो कहीं ना कहीं इन सबको जोड़ता था। और देश के सामने कभी भी चुनौती आती थी तो देश की रक्षा के लिए, देश की एकता के लिए ये विचार खड़ा हो। देश की सभ्यता, इस देश की पहचान, उसको लेकर गर्व था, इनको कोई शर्म नहीं थी। एक कांग्रेस की विचारधारा भी थी और उसके साथ साथ एक छोटे स्तर तक साम्यवादियों की भी एक विचारधारा, वामपंथियों की एक विचारधारा। और जब जब इस देश के सामने चुनौती आई तो मूल टकराव जो हुआ है उन राष्ट्रवादी ताकतों का उस साम्यवादी विचारधारा के साथ। गांधी जी ने जब आजादी का आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे तो गांधी जी सामंतवादी ताकतों के प्रतिनिधि हैं। इस देश के साम्यवादी नेता ये कहते थे, वामपंथी नेता कहते थे।
जब गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन का आवाज उठाई तो शायद हम लोग याद करें कि उस वक्त की कम्युनिस्ट पार्टी साम्यवादियों ने स्वतंत्रता आंदोलन का पूर्ण रूप से विरोध किया। उसके बाद जब आजादी आई तो उनकी विचारधारा यह थी कि हम लोकतंत्र में विश्वास नहीं करते और इसलिए हिंसा के माध्यम से देश के टुकड़े टुकड़े करेंगे और कब्जा करेंगे, ये साम्यवादियों की विचारधारा थी। सन 40 के दशक के अंत में जो तेलंगाना में आंदोलन हुआ, वो साम्यवादियों का आंदोलन एक हिंसा का प्रयोग करके लोकतंत्र को उखाड़ फेंकना है। जब इस देश का संविधान तैयार हुआ और 26 नवंबर 1949 को उसको स्वीकृत किया गया, तो पूरा संविधान का जो स्वरूप बना वो 25 नवंबर को डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान सभा के सामने रखा। और मैं चाहूंगा अनुराग जी की युवा मोर्चा का हर कार्यकर्ता उस भाषण को कभी ना कभी पढ़े, संभवतः उस भाषण को आप बंटवाइए जिस भाषण में डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि आज राजनीतिक आजादी मिल रही है लेकिन आर्थिक और सामाजिक आजादी भी होनी चाहिए। लेकिन एक और वाक्य कहा कि सब लोग इस संविधान को स्वीकार कर लेंगे लेकिन कम्युनिस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि संविधान का आधार है संसदीय लोकतंत्र और साम्यवादियों की जो विचारधारा है वो हिंसा के माध्यम से सत्ता पे कब्जा करना चाहती है। वो कभी ना कभी आजादी की बात करेंगे लेकिन उनको अपने लिए आजादी चाहिए ताकि हिंसा का प्रयोग करके संवैधानिक व्यवस्था जो बनी है संसदीय लोकतंत्र की उसको उखाड़ दें। ये आज से 67 वर्ष पहले 1949 में डॉक्टर अंबेडकर ने कहा, ये इतिहास समाप्त नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि आक्रमण चीन ने नहीं किया, आक्रमण भारत ने किया है। तो देश के हित के खिलाफ बोलना ये उनकी एक ऐतिहासिक परंपरा थी। इमरजेंसी लगी, इंदिरा जी ने लगाई, कांग्रेस ने लोकतंत्र की हत्या की, तो कम्युनिस्ट पार्टी जो थी सीपीआई, वो एकमात्र राजनीतिक दल था जो इमरजेंसी में के समर्थन में कांग्रेस के साथ खड़ा हो गया। लोकतंत्र का गला दबाया जा रहा था और उनका लोकतंत्र में विश्वास नहीं था। मैं इसलिए इसका जिक्र कर रहा हूं कि आज जितने भी ये संघर्ष हुए, इन तमाम संघर्षों में राष्ट्रवादी ताकतों ने खड़े होकर साम्यवादियों का देश तोड़ने का, लोकतंत्र को कमजोर करने का, इस षड्यंत्र का हमेशा विरोध किया। एक अच्छी बात यह भी थी कि कांग्रेस पार्टी भी कभी इमरजेंसी को छोड़ दे। एक अपवाद था, वो देश तोड़ने के इस षड्यंत्र के खिलाफ, साम्यवादियों के खिलाफ खड़ी हो जाती थी। तो मुख्य धारा में जो लोग थे वो सदैव इसके खिलाफ खड़े होते थे जो साम्यवादी देश को तोड़ना चाहते थे।
मैं इसलिए इसका जिक्र करता हूं, आज जो विचित्र परिस्थिति पैदा हुई और इस वैचारिक लड़ाई के लिए एक नया दौर आज शुरू हुआ है। कोई याकूब मेनन की याद में कार्यक्रम करना चाहता है, कोई अफजल गुरु की याद में कार्यक्रम करना चाहता है। कौन लोग थे? एक छोटा वर्ग था जो जिहादियों का था, एक बड़ा वर्ग था जो माओवादियों का था। देश तोड़ने के नारे लगे, देश के टुकड़े टुकड़े नारे लगे, और दुर्भाग्य इस देश का था कि आज तक इस देश की मुख्यधारा में रही कांग्रेस पार्टी, उसके नेता इन लोगों के साथ सहानुभूति प्रकट करने के लिए अगले दिन वहां चले गए। यह कभी गांधी जी ने नहीं किया था, यह कभी नेहरू जी ने नहीं किया था, यह डॉक्टर अंबेडकर ने नहीं किया था, यह कभी इंदिरा जी और राजीव गांधी ने भी नहीं किया था। यह वैचारिक खोखलापन, लेकिन इसके उत्तर में भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता युवा मोर्चा और हमारे एक एक समर्थक की जिम्मेदारी थी कि इस राष्ट्रवाद और देश को कमजोर करने वालों के बीच में इस वैचारिक बहस को हम आगे बढ़ाएं। हम लोगों ने अपनी उस राष्ट्रीय जिम्मेवारी को निभाया। मैं आप सबका उसके लिए अभिनंदन करता हूं, और उसमें हमारी विजय हुई। मैं विजय इसलिए मानता हूं कि जो एक बार भारत के टुकड़े टुकड़े के नारे लगाते हुए जेल गए, जब छूट कर आए तो जय हिंद और तिरंगा झंडा दिखला के उनको भाषण देना पड़ा। यह हमारी एक वैचारिक जीत थी। एक तरफ आज अगर देश को और देश की एकता को बनाए रखने का मुद्दा है, तो जो परिवर्तन इस देश में आ रहा है उसको भी हम लोग समझ लें। जो परिवर्तन इस देश में आ रहा है उसको हम समझ लें। आज से 1.5-2 वर्ष पहले जो पूरे देश में चुनाव हुआ 2014 में, उस चुनाव में मूलतः 3 विषय थे। एक विषय था कि देश को नेतृत्व चाहिए था, नेतृत्व की भूख थी इस देश में। 10 साल तक ऐसी व्यवस्था देखना कि प्रधानमंत्री के पास निर्णय लेना और निर्णय लागू करना इसका अधिकार नहीं था, और इसलिए मोदी जी की तरफ पूरा देश देख रहा था। और मोदी जी के नेतृत्व में जो इतनी बड़ी जीत हमें मिली, वो साधारण जीत नहीं थी। वो एक मजबूत नेतृत्व को देख रहा था, और साथ साथ इस देश के नौजवानों ने जो पारिवारिक वंशवाद पे आधारित राजनीतिक दल थे, और जहां नेतृत्व केवल वंशवाद के आधार पर आता था, उन सब राजनीतिक दलों को उसके नेतृत्व को ठुकरा दिया। दूसरी ओर एक भ्रष्टाचार के खिलाफ संघर्ष था जो यूपीए के शासनकाल में देखा गया। उस भ्रष्टाचार को ठुकरा दिया। और तीसरी ओर
देश की गरीबी, पिछड़ापन को मिटाइए, ये आह्वान देश ने मोदी जी की चुनौती को स्वीकार किया और उनके हाथ में जिम्मेवारी दे दी। और सही मायने में अगर मैं कहूं तो भारतीय जनता पार्टी, युवा मोर्चा और मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार इसकी 3 जिम्मेवारियां बनी हैं। पहली यह कि इन्होंने देश को वंशवाद से आजादी दिलवाई है। दूसरी यह कि इन्होंने देश को भ्रष्टाचार से आजादी दिलवाई है। और तीसरी ये इन्होंने देश को गरीबी और भुखमरी से आजादी दिलवानी है। और इन 3 दिशाओं में ये सरकार काम कर रही है। आप सरकार के काम को देखिए। आज 21 महीने में किसी में हिम्मत हुई, मैंने बहुत भाषण सुने कांग्रेस के नेताओं के, एक वाक्य जो किसी भाषण में नहीं आता, एक विषय जो किसी भाषण में नहीं आता, वो भ्रष्टाचार को लेकर नहीं आता। कोई टॉकिंग पॉइंट, चर्चा करने का विषय उनको नहीं मिलता। हर व्यक्ति को देश के बैंक के साथ जोड़ दिया जाए, इससे बड़ी सामाजिक सुरक्षा की योजना इस देश में नहीं हुई। जो लोगों को, गरीबों को सरकारी सहायता मिलती है, वो पूंजी उनके खातों में चली जाए। हर व्यक्ति को कहा जाए, हर परिवार को कहा जाए कि तुम्हारा बीमा होगा। किसी की मृत्यु हो जाए, किसी का एक्सीडेंट हो जाए, किसान की फसल मर जाए, खराब हो जाए, हर किसान को फसल की पूरी कीमत मिलेगी, उसका बीमा होगा। कोई छोटा उद्यमी कारोबार शुरू करना चाहे तो मुद्रा योजना के तहत उसको ऋण मिलेगा। देश की 1/3 जनता जो गरीब है, उसकी जेब में कार्ड होगा। सरकारी खर्चे पर चाहे 1 लाख और वृद्ध व्यक्ति है तो 1,30,000 तक अस्पताल में जाकर अपना इलाज करवा ले। मुद्रा योजना जिसको लाभ मिलेगा, जेब में कार्ड होगा, किसी एटीएम से पैसा ले ले ऋण के नाम पे। हर गरीब को गैस का चूल्हा मिलेगा। हर गांव की पक्की सड़क होगी, बिजली होगी, सिंचाई की योजना होगी, बीमा होगा। और एक प्रकार से गांव के प्रति श्रद्धा और गांव की अर्थव्यवस्था को बढ़ाना, यह सरकार की जिम्मेवारी होगी। और इस सबसे ज्यादा देश के मूल ढांचे में ग्रामीण सड़कें बनाना, बिजली की पैदावार बढ़ाना, जैसा दिल्ली और मथुरा के बीच में राज्यमार्ग है, पूरे देश में इसका जो अटल जी ने शुरू किया था उसको आगे बढ़ाना, एक जाल बिछा देना। देश के छोटे छोटे शहरों में भी एयर स्ट्रिप होना, विश्व की तरह एक आधुनिक रेलवे होना। जब ये परिस्थिति हम लाएंगे तो रोजगार भी बढ़ेंगे, देश की अर्थव्यवस्था भी बढ़ेगी। और आज जो हम कहते हैं कि दुनिया में मंदी है, लेकिन उस मंदी के बावजूद पूरे विश्व में सबसे तीव्र गति पे बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था भारत है। आज भी पूरा विश्व मानता है इस परिस्थिति को आगे बढ़ाना। मैं आज आह्वान करता हूं आप सबका कि इस वैचारिक बहस को भी आगे बढ़ाइए, संगठन को भी मजबूत कीजिए और सरकार की जो ये उपलब्धियां हैं, सर उठा के गर्व के साथ जनता के बीच में जाइए।
निश्चित रूप से इस राजनीतिक संघर्ष में विजय हमारी होगी। आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन और बहुत बहुत धन्यवाद।